हेलो बच्चों, वाइब्रेंट फिजिक्स बाय आशुतोष गुप्ता चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। साथ ही स्वतंत्रता दिवस की आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त मना के हम आए हैं। आज हम क्लास 12th के छठे चैप्टर का तीसरा वीडियो लेकर हाजिर हैं। इससे पिछले जो वीडियो था उसके अंदर हमने व्हीटस्टोन सेतु का अध्ययन किया, जिसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जाता है। व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक प्रायोगिक युक्ति का हम आज अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है मीटर सेतु, मीटर ब्रिज। क्या है मीटर ब्रिज, हम इसको जानेंगे। इसका चित्र बना के और इसकी जो बनावट है या रचना है वो मैंने पहले लिख दी है। तो बच्चों, मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक प्रायोगिक युक्ति है। क्या करती है? जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये मैंने पहले से लिख दिया है। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित एक ऐसी प्रायोगिक युक्ति है जिसकी सहायता से किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब ये किस प्रकार की युक्ति है, कैसी होती है? ये एक लकड़ी के आधार पर, एक लकड़ी का आधार होता है, उसके ऊपर सारी व्यवस्था कसी होती है, जिसमें मुख्य रूप से 1 मीटर लंबा तार होता है जो मैंगनीज या कांस्टेंटन धातु से बना होता है। तो ये मैंने यहाँ 1 मीटर लंबा तार दिखाया है जो 2 बिंदु A व C के मध्य कसा है, और इसके साथ ही यहाँ एक मीटर स्केल चलती है। वो मीटर स्केल मैंने यहाँ दिखाई नहीं, चित्र में ज़्यादा घनी व्यवस्था हो जाती। तो यहाँ एक आप समझ लें कि एक मीटर स्केल लगी है, जिसका जीरो यहाँ से शुरू होते होते 100 सेंटीमीटर यहाँ पूरे होते हैं, और साथ ही एक पैमाना इधर से भी दे रखा है, जीरो इधर से शुरू होते होते 100 सेंटीमीटर यहाँ पूरे होते हैं, मतलब 1 मीटर है, जो दोनों साइड से भी आप किधर से भी देख के गिन सकते हो। यदि इस बिंदु की दूरी ज्ञात करनी है तो यहाँ से भी ज्ञात की जा सकती है, क्योंकि जीरो इधर से भी चल रहा है, और यहाँ से भी ज्ञात की जा सकती है क्योंकि जीरो इधर से भी चल रहा है। हालांकि हम यदि इधर से ज्ञात है तो 100 में से घटाने पर ये प्राप्त हो जाता है। ये पूरी एक लकड़ी के आधार पर कसा हुआ है। ये 1 मीटर का लंबा तार एक लकड़ी के आधार पर कसा हुआ है, जो थोड़ा 1 मीटर से अधिक होगा। बिंदु A और C के बीच कसा है। इस A बिंदु पर ये L आकार की एक पीतल या तांबे की एक पट्टी है। इसी प्रकार बिंदु C पर भी एक L आकार की पीतल या तांबे की पत्ती है, जो पहले से लकड़ी के आधार पर फिक्स है। इन दोनों L आकार की पत्तियों के बीच में एक ये पत्ती और जुड़ी है जो I आकार की है। ये भी पीतल या तांबे से बनी है। पीतल या तांबे का प्रयोग इसलिए कर रहे हैं ताकि इसका प्रतिरोध कम हो और ये व्यवस्था के प्रतिरोध को प्रभावित न करे। इस प्रकार एक L आकार, दूसरी L आकार, यानी 2 L आकार की पत्तियों के बीच एक I आकार की पत्ती कस देने से हमें 2 रिक्त स्थान प्राप्त हो गए। इन दोनों रिक्त स्थानों का उपयोग हम क्या करते हैं? तो इन दोनों रिक्त स्थानों का उपयोग हम प्रतिरोध जोड़ने में करते हैं। यहाँ भी एक प्रतिरोध जोड़ते हैं, यहाँ भी एक प्रतिरोध जोड़ते हैं। चूँकि हमारा उद्देश्य ये है कि हम अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करें, या यूँ कहूँ कि मीटर सेतु एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर सकते हैं। तो जिस अज्ञात प्रतिरोध को हमें ज्ञात करना होता है, उसे इन दोनों में से किसी एक रिक्त स्थान में जोड़ देते हैं। हमने इसको यहाँ दिखाया है, यहाँ भी जोड़ा जा सकता है। तो इस पहले रिक्त स्थान में क्या होगा? तो इस रिक्त स्थान में एक ज्ञात प्रतिरोध जोड़ा जाएगा। अब ज्ञात प्रतिरोध कुछ भी हो सकता है, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, और इसलिए हमने यहाँ एक प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया है। इस प्रतिरोध बॉक्स में हम 1 से लेकर आगे तक कोई भी प्रतिरोध निकाल सकते हैं, जहाँ जो जितनी उसकी रेंज है। जैसे प्रतिरोध बॉक्स 0 से 1 ओम से शुरू करके 50 ओम तक का होता है, तो हम 1 से 50 ओम के सभी प्रतिरोध इसमें से प्राप्त कर सकते हैं।
यदि 500 ओम का है तो 500 तक, 5000 है तो 5000 तक हम सभी प्रतिरोध यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। हमें बदलना नहीं पड़े, बार बार तार खोलने नहीं पड़े, फटाफट कुंजी निकाली और प्रतिरोध का चयन किया। इसलिए यहाँ हमने प्रतिरोध बॉक्स लगा दिया है। मीटर सेतु में और एक मेन व्यवस्था है, वो है ये विसर्पी कुंजी। ये एक ऐसी विसर्पी कुंजी होती है, आप लैब में जाएंगे तो मैं जब इसका प्रैक्टिकल का वीडियो बनाऊंगा तब आपको वो फिजिकली दिखाऊंगा। ऐसी एक कुंजी होती है जिसके इधर एक तार कसने की व्यवस्था होती है और ये आगे का सिरा खुला होता है, धातु का होता है, और उस धातु के सिरे को यहाँ स्पर्श करवाया जा सकता है, कहीं भी स्पर्श करवा सकते हैं। यानी इस तार ए और सी के बीच में इस विसर्पी कुंजी को कहीं भी चला सकते हैं। इसका जो ये सिरा है जिस पर तार कसा जाता है, इसे हम बिंदु डी के मध्य कसते हैं। बिंदु डी से एक कनेक्टिंग वायर लाएंगे और विसर्पी कुंजी से जोड़ेंगे। इस प्रकार ये एक मीटर सेतु की बनावट है जो मैंने यहाँ पहले लिख रखी है, आप इसको पढ़ लें। रचना क्या है? मीटर सेतु में 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन से बना तार एक लकड़ी के आधार पर दो संबंधक पेंच ए और सी के मध्य कसा होता है। तार की लंबाई के अनुदिश 1 मीटर पैमाना लगा होता है। तार का अनुप्रस्थ काट एक समान होता है। ये यहाँ महत्वपूर्ण बात है जिसकी मैं अभी और चर्चा करूँगा। पेच ए व सी से एक एल आकार की पीतल या तांबे की ये पत्ती जुड़ी होती है तथा दोनों पत्तियों के बीच एक आई आकार की पत्ती, ये वाली पत्ती कसी है। इस व्यवस्था से एल व आई आकार की पत्तियों के मध्य 2 रिक्त स्थान प्राप्त होते हैं जहां हम प्रतिरोध जोड़ सकते हैं। तो ये इसकी रचना है। साथ ही इसमें बिंदु डी से एक विसर्पी कुंजी या उसे जॉकी भी बोलते हैं, जे जोड़ी होती है जो तार एसी पर खिसकाई जा सकती है। अब यहाँ बिंदु हमने नाम दिए हैं ए, सी, डी, और यहाँ जहाँ पर विसर्पी कुंजी को हम टच करेंगे वो बी आएगा। तो ये क्रम से आ जाएगा ए, बी, सी, डी, तो याद रह जाएगा। जो तार एसी पर खिसकाई जा सकती है, विसर्पी कुंजी व बिंदु डी के मध्य। अब इसकी हम परिपथ संरचना आपको दिखा रहे हैं। तो परिपथ संरचना क्या है? ये तो इसकी बनावट थी। अब परिपथ संरचना में आप देखें तो सबसे पहले ध्यान रखना, एसी बैटरी ए और सी के बीच में हमने एक बैटरी जोड़ी है, इसमें धारा प्रवाहित करते हैं। इस परिपथ में बैटरी का पॉजिटिव सिरा ए से, इस बैटरी के नेगेटिव सिरे को हमने एक धारा नियंत्रक से जोड़ा है। अब धारा नियंत्रक क्या काम करता है? नाम है धारा नियंत्रक, धारा पर नियंत्रण करता है। जब हम इस धारा नियंत्रक को, इसके इस पॉइंट को हम आगे पीछे करते हैं तो इसके प्रतिरोध में परिवर्तन होता है, जिससे प्रतिरोध में परिवर्तन होने से धारा के मान में परिवर्तन होता है। ये एक धारा नियंत्रक है जिसे आप समझें कि धारा को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही कुंजी जुड़ी है। जैसा कि आप जानते हैं हर सेल के साथ एक कुंजी जोड़नी जरूरी है ताकि जब हम चाहें तभी उसको धारा प्रवाह दे सकें। इस प्रकार ए और सी के बीच एक बैटरी जुड़ी है। बी और डी के बीच एक धारामापी जोड़ते हैं। तो बिंदु डी से हमने एक धारामापी को जोड़ा, ये कनेक्टिंग वायर है, और फिर धारामापी को हमने विसर्पी कुंजी से जोड़ा। और विसर्पी कुंजी कहाँ रहेगी? तो विसर्पी कुंजी तार ए और सी के बीच कहीं पर व्यवस्थित रहेगी। ये इसका परिपथ संरचना है जो मैंने यहाँ से दिखाया है। तो इसमें 2 बातें हैं। दोनों बातें क्या हैं? विसर्पी कुंजी व बिंदु डी के मध्य एक धारामापी जोड़ते हैं। दूसरा, बिंदु ए व सी के मध्य एक बैटरी, धारा नियंत्रक और कुंजी जोड़ते हैं। और तीसरा, दोनों रिक्त स्थानों में एक में प्रतिरोध बॉक्स जिसे हम ज्ञात प्रतिरोध के रूप में लेते हैं और दूसरा एक अज्ञात प्रतिरोध जोड़ते हैं जिसका हमें मान ज्ञात करना होता है। ये व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक प्रायोगिक युक्ति है। व्हीटस्टोन सेतु में आपने देखा था 4 प्रतिरोध थे जो चतुर्भुजीय व्यवस्था में थे। अब एक प्रतिरोध ये, दूसरा ये। अब चूंकि विसर्पी कुंजी इस तार AC के किसी बिंदु को स्पर्श करेगी और जहां स्पर्श करेगी तार को 2 भागों में बांट देगी। एक तार का भाग हो जाएगा AB जिसका कोई अपना प्रतिरोध होगा, दूसरा भाग हो जाएगा BC
जिसका भी अपना कोई प्रतिरोध होगा। तो एक ये प्रतिरोध, एक ये, दूसरा ये, यानी दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में, दो प्रतिरोध श्रेणी क्रम में और दोनों परस्पर समांतर क्रम में। तो ये पूरी की पूरी व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित एक युक्ति है। और वहाँ आपने देखा था बिंदु बी और डी के बीच एक गैल्वेनोमीटर यानी धारामापी जुड़ा है और ए और सी के बीच बैटरी जुड़ी है। इससे जो पिछली क्लास थी, यदि आपने नहीं देखी है तो उसको देख लें, उसमें हमने यही कहा था ए और सी के बीच बैटरी है और बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर है। इस स्थिति में ये पूरी तरह से व्हीटस्टोन सेतु का रूप प्राप्त कर चुका है, यानी उसी सिद्धांत पर आधारित प्रायोगिक युक्ति है। अब किस तरह से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करते हैं, तो आप इसको पहले नोट करें, तब तक मैं इसे साफ करूं। नोट करें, आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें। पहले से लिख के रखने से ये फायदा है कि समय की बचत होती है। हालांकि मेरे को लिखने में उतना ही समय लगा है, पर यहाँ आपके लिए समय की बचत होती है। अब क्या इसकी क्रियाविधि है, कैसे ज्ञात करते हैं, तो चले हम क्रियाविधि पर। कैसे प्रयोग शुरू करते हैं। ये परिपथ आपने जोड़ लिया। अब परिपथ जोड़ने के बाद करना क्या है, किस तरह से अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात किया जाएगा, इसे हम सीखते हैं। बच्चों, जब ये परिपथ जोड़ दिया जिसमें पहले ए और सी के बीच बैटरी, बी और डी के बीच गैल्वेनोमीटर, दो ही चीजें हैं, तो सबसे पहले ये काम करना है कि हमें प्रतिरोध बॉक्स में से किसी मान का प्रतिरोध निकालना है। जब तक प्रतिरोध नहीं निकालेंगे तब तक यहाँ कोई प्रतिरोध नहीं है। यहाँ भी होना चाहिए, यहाँ भी होना चाहिए, तभी तो दो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जुड़ेंगे। इसलिए पहला काम करना है, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का चयन करते हैं। पहला पॉइंट है, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का चयन करते हैं या निकालते हैं, चयन करते हैं। अब परिपथ सही है या नहीं हमें ये देखना होता है। कई बार कनेक्शन ढीले होते हैं, इस वजह से भी परिपथ सही नहीं माना जाता। तो जैसे ही आपने ये प्रतिरोध निकाल लिया, दूसरा काम कुंजी लगानी है। कुंजी लगाते ही इसमें धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। और तीसरा काम हमें यह करना है कि इस विसर्पी कुंजी को सबसे पहले बिंदु ए पर स्पर्श कराना है। जैसे ही बिंदु ए पर स्पर्श कराएंगे, धारामापी में विक्षेप आएगा। ये पूरी व्यवस्था व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित है, इसलिए व्हीटस्टोन सेतु को आप देख लें। अब ये गैल्वेनोमीटर है, तो गैल्वेनोमीटर में मैंने बताया आपको जीरो बीच में होता है और संकेतक बीच में रहता है। इस तरह से बीच में है, ठीक है। अब जैसे ही इसमें धारा आएगी, यहाँ हमने धारा प्रवाहित करी और इसको ए बिंदु पर स्पर्श किया, तो संकेतक किसी दिशा में हमें विक्षेप देगा, एक दिशा में विक्षेप देगा, चाहे इस दिशा में देगा या इस दिशा में देगा। अब उसके बाद विसर्पी कुंजी को ए से हटाकर सी पर स्पर्श कराते हैं, और ए से हटाकर जब सी पर स्पर्श कराते हैं तो भी हमें विक्षेप मिलता है, लेकिन वो विक्षेप विपरीत दिशा में मिलता है। और अगर ऐसा होता है प्रयोग करते समय, तो हम इस परिपथ को सही मानते हैं। ये परिपथ का परीक्षण है कि सही है या नहीं। तो दूसरा काम हम ये करेंगे कि कुंजी लगाकर विसर्पी कुंजी को बिंदु ए व सी के मध्य
सी पर स्पर्श कराते हैं यदि विक्षेप विपरीत दिशा में प्राप्त हो तो परिपथ सही है और आगे प्रयोग करने के लिए तैयार है। अब इसको थोड़ा जब आप प्रयोग करें तो देखें कि जब ए पर स्पर्श कराएंगे तो विक्षेप इधर आएगा और सी पर कराएंगे तो विक्षेप इधर आएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ए पर स्पर्श कराया तो यहाँ आया और जैसे जैसे स्पर्श कराते हुए हम आगे बढ़ेंगे ये विक्षेप धीरे 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 कम होता जाएगा और बढ़ते बढ़ते दूसरे सिरे की ओर जाएगा। जब हम इधर जाएंगे, इधर से शुरू करके इधर गए तो विक्षेप यूं आएगा और इधर से शुरू करके इधर गए तो विक्षेप इस दिशा में आएगा। दोनों में से कोई एक स्थिति हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि तार ए और सी के बीच ऐसा कोई बिंदु है जिस बिंदु पर शून्य विक्षेप आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत में इम्पॉर्टेंट बात है जो कि संतुलन की अवस्था से जानी जाती है या अविक्षेप की स्थिति से जानी जाती है। तो हमारा मेन उद्देश्य यही रहता है कि हम उस बिंदु का पता लगाएं जो शून्य विक्षेप का बिंदु है। हमने देखा ए पर एक दिशा में विक्षेप, सी पर दूसरी दिशा में विक्षेप। अगर ऐसा है तो हम ये समझ जाते हैं कि बीच में कोई ऐसा बिंदु है जहां शून्य विक्षेप है, नहीं तो शून्य विक्षेप नहीं होगा। बच्चों तो हमने क्या किया, आगे हम कर रहे हैं बिंदु ए व सी के मध्य एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं, एक ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जहां धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो। यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की शर्त है। ए बिंदु पर एक दिशा में, सी बिंदु पर दूसरी दिशा में, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा बिंदु हमें प्राप्त होगा जहां शून्य विक्षेप प्राप्त होगा। मैं मान लूं कि माना किसी बिंदु पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है, माना किसी बिंदु बी पर, उस बिंदु का मैंने नाम बी दे दिया, बी पर शून्य विक्षेप प्राप्त होता है। ये बिंदु मैंने मान लिया। अब इस बिंदु की मुझे यहाँ दूरी पता करनी है, तो इस दूरी को स्केल से सीधी नापी जा सकती है। अब दूरी नापने का तरीका क्या है? तो दूरी नापने का ये तरीका है कि जिस दिशा में प्रतिरोध बॉक्स लगा है उस दिशा से आप दूरी नापें। मैंने आपको अभी बताया कि स्केल जो लगी है उसमें दोनों तरफ से 0 प्रारंभ होता है, तो जिधर प्रतिरोध लगा है उस तरफ के 0 से प्रारंभ करते हुए आप इसकी दूरी को नापें। ठीक है, तो मैं लिखूं कि जिस दिशा में प्रतिरोध बॉक्स जुड़ा होता है उस दिशा के बिंदु ए या सी, दोनों में से कोई आएगा, बिंदु से प्रारंभ करके बिंदु आगे ले लूं,
बिंदु B की दूरी ज्ञात करते हैं। B की दूरी मीटर स्केल से नोट करते हैं, माना L सेंटीमीटर है। इस दूरी को मैंने L सेंटीमीटर मान लिया। ये दूरी यहाँ से प्रारंभ करके ये दूरी L सेंटीमीटर है। तो दूसरे साइड की दूरी कितनी होगी? निश्चित है, ये L है तो ये दूरी 100 माइनस L सेंटीमीटर प्राप्त होगी। क्लियर है? दूरी क्यों ज्ञात कर रहे हैं? क्योंकि हमें प्रतिरोध चाहिए। हमने कहा 4 प्रतिरोधों की व्यवस्था है, 1 2 3 4। अभी तो दूरी निकाली है, दूरी से प्रतिरोध हम निकालेंगे। तो मैं लिखूं कि यदि तार के भाग AB की लंबाई L सेंटीमीटर है तो BC भाग की लंबाई 100 माइनस L सेंटीमीटर होगी। अब यहाँ मैं मान लूँ कि इस तार के, क्योंकि हमने यहाँ एक बिंदु लिखा है, मिटा दिया गया है कि तार एक समान अनुप्रस्थ काट का होना चाहिए। इससे क्या होगा? इससे होगा ये कि जब एक समान अनुप्रस्थ काट का होगा तो प्रत्येक भाग के प्रतिरोध का मान समान होगा। प्रत्येक सेंटीमीटर एकांक लंबाई का जो प्रतिरोध होगा उसका समान होगा। यहाँ तार पतला है, यहाँ मोटा है, पतला है, मोटा है, तो अलग अलग भाग के प्रतिरोध बदलते जाएंगे। तो मैं यहाँ लिख दूँ, तार एक समान अनुप्रस्थ काट का है, अनुप्रस्थ काट का है, अतः माना तार के प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कुछ है। प्रति सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध कुछ है। कितना है? तो मैं इसको कुछ नाम दे देता हूँ। R सेंटीमीटर दे दिया। R सेंटीमीटर का मतलब 1 सेंटीमीटर का प्रतिरोध RCM है, R सेंटीमीटर है। अतः हम कह सकते हैं L लंबाई का प्रतिरोध क्या होगा? L लंबाई का प्रतिरोध होगा L इंटू R सेंटीमीटर। इसको मैं नाम नीचे लिख दूँ, शायद आपको नहीं दिख रहा है, इसको मैं नाम कुछ दे देता हूँ। तो ये हो गया L इंटू R सेंटीमीटर। एकांक लंबाई का प्रतिरोध RCM, तो L लंबाई यानी 50 सेंटीमीटर का तो 50 इंटू हो गया। इसी प्रकार 100 माइनस L सेंटीमीटर लंबाई का प्रतिरोध, इसे मैं Q नाम दे देता हूँ। क्या होगा? 100 माइनस L इंटू वही RCM। तो हमें इन दोनों भाग के प्रतिरोध मिल गए। अब इसका प्रतिरोध हम जानते ही हैं और ये अज्ञात प्रतिरोध है। तो ये दोनों एक तरह से आनुपातिक भुजाएं हो गई, जिसे हम नाम दे रहे हैं P और Q। L सेंटीमीटर लंबाई के तार का प्रतिरोध कितना होगा? P, और दूसरे साइड का प्रतिरोध Q होगा। अब हम उस बिंदु को ढूंढ चुके हैं जो शून्य विक्षेप की स्थिति देता है, और यहीं पे व्हीटस्टोन सेतु पूरी तरह से लागू हो जाता है, यानी व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लागू हो जाता है। तो अब मैं यहाँ सीधे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत को लगा सकता हूँ, क्योंकि मैंने यहीं पे लिख दिया है कि माना किसी बिंदु B पर शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त होती है। क्लियर? तो यही आप नोट कर लें पहले, फिर हम चलते हैं आगे। बच्चों,
ये याद रखें, आगे काम आएगा। क्योंकि हमें बिंदु B पर संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई है। संतुलन की स्थिति का मतलब शून्य विक्षेप धारामापी में प्राप्त हुआ है। संतुलन की स्थिति प्राप्त हुई है, अतः यह व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन की स्थिति को दर्शाती है, अतः हम सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। कौन सा सूत्र? P/Q = R/S। दोनों आनुपातिक भुजाओं का प्रतिरोध, ज्ञात प्रतिरोध और अज्ञात प्रतिरोध। और अज्ञात प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं? तो S पक्षांतरण करके कर लेंगे, जो आप जानते हो। तो पक्षांतरण करने पर S बराबर Q/P × R। अब मैं यहाँ पर मान रख दूँ। मान रखने पर अज्ञात प्रतिरोध आएगा S बराबर, पहले Q मतलब 100 - L × RCM एकांक लंबाई का प्रतिरोध बट्टा P क्या लिखा था यहाँ? L × RCM। और ये प्रतिरोध बॉक्स में से जो प्रतिरोध आपने निकाला था, क्योंकि हमने यहाँ पहले ही पॉइंट लिखा था कि प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का चयन करते हैं, अन्यथा ये चतुर्भुजीय व्यवस्था नहीं रहेगी। तो ये एकांक लंबाई के दोनों प्रतिरोध कैंसिल हो गए, और कैंसिल होने से S बराबर क्या आया? S बराबर 100 - L/L × R। अब ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने का फाइनल सूत्र है, जो मीटर सेतु की सहायता से काम में लिया जाता है। यहाँ दो ही चीज़ें हमें ज्ञात होनी चाहिए, एक संतुलन लंबाई L और दूसरा ज्ञात प्रतिरोध। संतुलन लंबाई कितनी आई उसको हम यहाँ लिखकर, ज्ञात प्रतिरोध का मान लिखकर अज्ञात प्रतिरोध की गणना कर लेते हैं। फिर से देखें आप इस पूरे को एक नज़र में। क्या है कि मीटर सेतु एक लकड़ी के आधार पर दो बिंदु A और C के मध्य 1 मीटर लंबा मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन धातु से बना एक तार होता है। बिंदु A और C से 2 L आकार की पट्टी जुड़ी होती है, जिसके बीच में एक I आकार की पट्टी जुड़ी है, और यहाँ रिक्त स्थानों में से एक रिक्त स्थान में प्रतिरोध बॉक्स और दूसरे में अज्ञात प्रतिरोध हम जोड़ देते हैं। बिंदु B और D के बीच एक गैल्वेनोमीटर और विसर्पी कुंजी जोड़ते हैं। बिंदु A और C के बीच एक बैटरी और धारा नियंत्रक कुंजी के साथ में जोड़ते हैं। ये इसकी रचना है। प्रयोग कैसे शुरू करते हैं? तो प्रयोग शुरू करने के लिए पहला बिंदु है, प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का चयन करते हैं। दूसरा बिंदु है, बिंदु विसर्पी कुंजी को बिंदु A व C पर स्पर्श कराते हैं, और स्पर्श कराने पर हम विपरीत विक्षेप देखते हैं। विपरीत विक्षेप आने पर प्रयोग आगे करने के लिए तैयार है। और इसके बाद तार AC के बीच में किसी बिंदु का चयन करते हैं। ऐसा बिंदु लेते हैं विसर्पी कुंजी को स्पर्श करा के जहां पर हमें शून्य विक्षेप प्राप्त हो, और इस बिंदु की दूरी हम उस बिंदु से ज्ञात करते हैं जो बिंदु प्रतिरोध बॉक्स की दिशा में हो। चूंकि मैंने आपको बताया कि प्रतिरोध बॉक्स इधर या इधर, दोनों में से किसी भी दिशा में आप लगा सकते हैं, तो उस दिशा से हम संतुलित लंबाई ज्ञात कर लेते हैं। मान लें ये संतुलित लंबाई 60 सेंटीमीटर आई, 1 मिनट के लिए मान लो 60 सेंटीमीटर आई, और प्रतिरोध बॉक्स में से आपने 2 ओम का प्रतिरोध निकाला था। तो क्या हुआ, यहाँ आपने रखा 60, S बराबर कितना आएगा 60,
और ऊपर कितना आएगा 40, 100 में से घटाएंगे इंटू आर, आर आपने 2 ओम निकाला, जन कितना हो गया 8/6, यानी प्रतिरोध ज्ञात हो गया। बहुत सिंपल प्रयोग है, सिंपल प्रयोग है। कैसे करते हैं? परिपथ जोड़कर सबसे पहले ए और सी पर स्पर्श कराएंगे, विपरीत विक्षेप देखेंगे, फिर जॉकी को या विसर्पी कुंजी को खिसकाते हुए सी तक जाते हैं और उस बिंदु पर रुक जाते हैं जहां शून्य विक्षेप आ जाए। अब यहां एक बात ध्यान रखनी है कि जब हम विसर्पी कुंजी को ए से सी की ओर ले जा रहे होंगे तब हम करते क्या हैं कि इसको इससे रगड़ के ले जाते हैं। अब रगड़ के ले जाएंगे, यहीं तक आएंगे हमारा बिंदु आ जाएगा, यहीं तक आएंगे बिंदु आ जाएगा। तो रगड़ के ले जाने से क्या खराबी होगी कि तार एक साइड में घिस जाएगा, कहीं ज़्यादा घिसेगा कहीं कम घिसेगा, और घिसने के कारण तार का अनुप्रस्थ काट बदल जाएगा। और पहले ही हमने ये लिखा था कि एक समान अनुप्रस्थ काट का होना चाहिए। तो जब नया आता है तब तो एक समान अनुप्रस्थ काट का बना के दे दिया जाता है, लेकिन जैसे जैसे उपयोग में आने लगता है तो घिसने लगता है। इसलिए हम यहाँ बड़ी सावधानी रखें कि विसर्पी कुंजी को तार AC पर घिसते हुए आगे नहीं ले जाना है, बस ऐसे स्पर्श करा के उठा के ले जाना है। तो ये बिंदु यहाँ आप जरूर लिखेंगे, उसी में जोड़ दें जो पिछली थ्योरी थी यहाँ, इससे पहले लिख दें। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि विसर्पी कुंजी को तार AC पर रगड़कर नहीं चलाना चाहिए, नहीं चलाना चाहिए, अन्यथा क्या होगा तार के अनुप्रस्थ काट में परिवर्तन हो जाएगा, बच्चों। तो इसको आप उधर जोड़ दें। अब इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं, तो मैं लिखूं सूत्र में L व R का मान रखकर अज्ञात प्रतिरोध S की गणना की जा सकती है। तो ये पूरा प्रयोग इस तरह से किया जाता है। पूरी इसकी बनावट, क्रियाविधि और सूत्र ये है, और चित्र भी आपको साथ में देना होगा, तो आप चित्र भी नोट कर लें। नोट करें, चलते हैं आगे बच्चों। अब मैं कुछ इसकी सीमाओं की चर्चा करूंगा कि इसकी सीमाएं क्या हैं। मीटर सेतु की सीमाएं। क्या है सीमा? सीमा से मतलब इसकी लिमिट, एक्यूरेसी की कितनी है, यानी त्रुटियां कहाँ कहाँ होती हैं। तो पहली स्थिति यह है कि जब हम विसर्पी कुंजी को चलाकर संतुलन की लंबाई प्राप्त करते हैं तो वो संतुलन की लंबाई किस प्रकार आएगी, ये निर्भर करता है P, Q, R और S पर, 4 प्रतिरोधों पर। लेकिन इस प्रयोग में यहाँ 2 धातु की पत्तियाँ जुड़ी हैं, पीतल की या तांबे की। हालांकि इनका प्रतिरोध नगण्य माना जाता है, परंतु फिर भी इनका प्रतिरोध होता है। और इसलिए अगर हम विसर्पी कुंजी को चला रहे हैं तो इस तार पर इस नज़दीक सिरे की ओर अगर देखें तो इस बिंदु के मतलब नज़दीक में तार की पत्तियों का भी प्रतिरोध यहाँ शामिल होता है। इसी प्रकार इस पत्ती का प्रतिरोध भी इस तार में शामिल होता है। तो क्या दिक्कत हो सकती है? तो दिक्कत ये हो सकती है कि हमारी थोड़ी सी जो वैल्यू आएगी अज्ञात प्रतिरोध की, वो उसमें त्रुटि हो सकती है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें करना ये चाहिए, 2 काम हमें करने चाहिए।
क्यों करने चाहिए? तो मैंने आपको बताया कि बिंदु ए और सी के बीच, ए और सी पर दो धातु की पत्तियां जुड़ी हैं जिनका कुछ प्रतिरोध होता है और वो प्रतिरोध इस तार में शामिल हो जाता है, जिससे त्रुटि होने की संभावना होती है। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम दो काम करते हैं। पहला तो काम हम ये करते हैं बच्चों कि कोशिश करते हैं कि ये बिंदु बी जो संतुलन का बिंदु प्राप्त हो रहा है, ये बिंदु तार के मध्य में प्राप्त हो, क्योंकि मध्य में होगा तो इस बिंदु से ये अधिकतम दूर है और इस बिंदु से भी ये अधिकतम दूर है, यानी इनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा। तो पहला काम हम ये करते हैं। मैं लिखूं बिंदु ए व, पहला है बिंदु ए व सी से धातु की पत्तियां जुड़ी होने के कारण, पत्तियां जुड़ी होने के कारण तार AC में, AC के प्रतिरोध में इनके प्रतिरोध का कुछ योगदान हो जाता है, कुछ योगदान हो जाता है। अतः हमें प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोध का चयन करना चाहिए जिससे संतुलन मध्य में प्राप्त हो, यानी संतुलन की स्थिति तार के बीचों बीच लगभग 50-60, 40 से 60 के बीच में आए। हालांकि किताबों में 30 से 70 भी लिख रखा है, तो वो स्थितियां अलग अलग किताबों में दे रखी है। अब दूसरा हम क्या करते हैं? दूसरा, त्रुटि को कम करने के लिए हम प्रतिरोध बॉक्स व अज्ञात प्रतिरोध को बदलकर प्रतिरोध ज्ञात करते हैं। कौन सा? अज्ञात प्रतिरोध बदलकर प्रयोग करते हैं तथा उनका औसत प्राप्त कर लेते हैं। ये आपने 11वीं में भी सीखा है कि त्रुटियों को हम कम करने के लिए जो है बार बार प्रयोग को दोहराते हैं और उनका औसत ले लेते हैं, जिससे त्रुटियां कम होती हैं। तो हम प्रतिरोध बॉक्स में से 3 बार प्रतिरोध निकालते हैं, 5 बार भी निकाल सकते हैं। जितनी बार आप प्रतिरोध बॉक्स में से बार बार प्रतिरोध निकालकर संतुलन की लंबाई ज्ञात करके अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करोगे और फिर उनका औसत लोगे तो उतनी ही त्रुटि कम हो जाएगी। और फिर अदल बदल के कर लेते हैं तो जो इधर कम या इधर ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाता है और त्रुटि कम हो जाती है। ये इसकी सीमा है। अब तीसरी बिंदु जो है वो क्या है? थर्ड पॉइंट, अब यदि हम तार में बहुत अधिक समय तक धारा प्रवाहित करें तो तार गर्म होने लगेगा, और गर्म होने के साथ आपको मालूम है तार की प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव होता है, जो हमने चैप्टर में सीखा है। तो जब प्रतिरोधकता यानी इस तार का प्रतिरोध बदल जाएगा और इनका प्रतिरोध बदल जाएगा तो इस पर प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अधिक देर तक हमें धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए। जब हम प्रयोग कर रहे हैं तब कुंजी लगा के रखें, और जब हम नहीं कर रहे हैं तो कुंजी को निकाल के रखें। तो मैं लिखूं कि तार AC में अधिक समय तक
धारा प्रवाह नहीं करना चाहिए, अन्यथा तार गर्म हो जाता है, जिससे उसके प्रतिरोध में परिवर्तन हो जाता है, तो हमें अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धारा प्रवाहित करेंगे प्रतिरोध आएगा, टक्करें होंगी, यानी वो टक्कर के कारण उसकी गतिज ऊर्जा, याद करें, टक्कर के कारण गतिज ऊर्जा का ह्रास होगा और वो ऊष्मीय ऊर्जा में तब्दील होगी, और जिससे इसमें ऊष्मीय ऊर्जा आएगी तार में और तार गर्म हो जाएगा और प्रतिरोध बदल जाएगा। तो ये इसकी सीमा है, आप नोट करें बस। और चौथा बिंदु आप चाहें तो यही लिख दें यहाँ, ये चौथा बिंदु है, इसी में लिख दें, पीछे नहीं लिखा है तो कोई बात नहीं, कि विसर्पी कुंजी को तार AC पर रगड़ कर नहीं चलाना चाहिए। रगड़ के चलाएंगे तो अनुप्रस्थ काट बदलेगा, पतला होगा, कहीं मोटा रह जाएगा, और अनुप्रस्थ काट बदल जाने से प्रतिरोध बदल जाता है, क्योंकि आपने ये भी सीखा है कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बच्चों, ये है मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर आधारित है, प्रायोगिक युक्ति है। आपके 12th क्लास में इस मीटर सेतु पर 3 प्रयोग आधारित हैं। जब मैं प्रायोगिक क्लास का वीडियो बनाऊंगा तब आपको प्रयोग भी तीनों दिखाऊंगा, जिसमें हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करेंगे, प्रतिरोधकता का मान ज्ञात करेंगे, पहला प्रयोग ये है, और दूसरा हम श्रेणी वे समांतर नियमों का सत्यापन भी करेंगे। तो एक प्रयोग बनेगा श्रेणी नियम का सत्यापन, दूसरा बनेगा समांतर नियम का सत्यापन, और तीसरा बनेगा किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करके उसका विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात करना। तो ये 3 महत्वपूर्ण प्रयोग हैं, और साथ ही साथ थ्योरी में भी है। अब सोचे प्रैक्टिकल में ये 10 नंबर का प्रयोग एक आपके आता है और थ्योरी में 4 नंबर का आता है, तो ये मतलब महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो ये है मीटर सेतु। फास्ट फॉरवर्ड आप फिर से देख लें कि हम प्रतिरोध बॉक्स में से किसी प्रतिरोध का चयन करते हैं, बिंदु नंबर 1, बिंदु नंबर 2 कि A और C पर विसर्पी कुंजी को स्पर्श कराकर विपरीत विक्षेप देखते हैं, बिंदु नंबर 3 ये है कि हम A और C के बीच विसर्पी कुंजी की सहायता से ऐसे बिंदु का चयन करते हैं जिससे धारामापी में शून्य विक्षेप प्राप्त हो, और फिर सूत्र का प्रयोग करके अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। सावधानियां क्या रखनी है? रगड़ के नहीं चलाना है, अधिक देर तक धारा प्रवाहित नहीं करनी है, और संतुलन बिंदु बीचों बीच में लाना है। बीचों बीच नहीं तो 40-60 की रेंज हो। कई बार ऐसी स्थिति होगी कि 70 से भी बाहर जाएगा, 70 से भी बाहर निकलेगा, तो उस स्थिति में हम आपको 30 से 70 की रेंज दे देते हैं। अब ये लाएंगे कैसे? तो इसको लाने के लिए हमारे पास प्रतिरोध बॉक्स है। हम प्रतिरोध बॉक्स से ऐसे प्रतिरोध का चयन कर सकते हैं जिससे संतुलन की स्थिति बीच में आए। हालांकि मैंने यहाँ लिखी है त्रुटि को कम करने के लिए, यहाँ पे बिंदु A व C के मध्य धातु की पत्तियां जुड़ी होने के कारण AC के प्रतिरोध में इनके प्रतिरोध का कुछ योगदान होता है। अतः हमें प्रतिरोध बॉक्स में से ऐसे प्रतिरोध का चयन करना चाहिए जिससे संतुलन मध्य में प्राप्त हो। तो ये प्रतिरोध बॉक्स की सहायता से आप कर सकते हैं। बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु के साथ उसकी प्रायोगिक युक्ति मीटर सेतु को हमने समझा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली क्लास में मैं फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, जो कि प्रायोगिक युक्ति ही है, विभव मापी, जो विभव का परिशुद्ध मापन करेगी। किस प्रकार करेगी सीखेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।